कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से किया इनकार। आइए सुनते हैं विस्तार से। इस जो एक ये खबर आई है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और ब्लैक फंगस का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोरोना का भी सवाल नहीं उठता है। कुछ बच्चों की सीआरपी बढ़ी हुई आई है, उसके बेसिस पे खबर निकाली गई है जिसमें कोई भी वजन नहीं है। सीआरपी कई सारे मामलों में बढ़ी होती है, तो अगर दूसरे प्रकार का फीवर भी है, कुछ भी है, उसमें भी सीआरपी जो है वो बढ़ के आती है। और जहाँ तक इसको जोड़ा जा रहा है कि तीसरी लहर है और कोरोना है और ब्लैक फंगस है, इन सब चीज़ों में कहीं भी किसी भी स्तर की संभावना नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ज़िले में न केवल बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में कोरोना के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। इक्के दुक्के केसेज ही, अगर हम लोग नागदा की बात करें, खाचरोद की बात करें, तो पिछले 6-7 दिनों में ही 2-3 केवल केसेज निकल कर आए हैं। संक्रमण और पॉजिटिविटी लगभग जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। कृपया इस प्रकार की खबरों पर ध्यान ना दें। कई सारे अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, इनमें सीआरपी या दूसरे जो इंडिकेटर्स बढ़ के आते हैं उनकी दवा अलग चलती है। इसका तीसरी लहर और कोरोना से कोई भी संबंध नहीं। डॉक्टर कुमावत जी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक दे चुकी है और उसमें डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सीआरपी टेस्ट बढ़ा हुआ है, तो कहीं कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है। देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई चीज़ उनके द्वारा बोली गई है तो ये गलत है और बिना पुष्टि किए, बिना तथ्यों की जांच किए इस प्रकार की चीज़ें बोलना जो है वो गलत है। इस संबंध में उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाए। गांव अलसी के समीप सड़क हादसे में बीती रात खजूरिया निवासी एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया। क्या घटनाक्रम हुआ रात को? गांव खजूरिया का लक्ष्मण सिंह पिता अमर सिंह गुजर गांव बेरछा से नागदा तरफ आ रहा था, खजूरिया तरफ आ रहा था। उसको पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने ठोक दिया, जिससे उसको सर में चोट आई और चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है और उसके परिवार में बहुत क्षति हुई है। और इस प्रकार अज्ञात वाहन बहुत तेज़ी से वाहन चल रहे हैं, दुर्घटना की संख्या इस रोड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इनको इनके वाहन को रोकने के लिए या इनकी गति को रोकने के लिए कुछ किया जाना जरूरी है। गांव खजूरिया निवासी लक्ष्मण पिता अमर सिंह गुर्जर उम्र 18 वर्ष बीती रात बाइक क्रमांक MP 13EV5097 पर सवार होकर अलसी से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने लक्ष्मण की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लक्ष्मण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सरपंच सरदार सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों की मदद से शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। जांचकर्ता अधिकारी सुरेश सोनगरा ने बताया कि सड़क हादसे में लक्ष्मण के सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। शुक्रवार की सुबह पीएम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। 7:30 बजे हमें मालूम पड़ा कि गांव खजूरिया का लक्ष्मण सिंह गुर्जर का एक्सीडेंट हो गया। जो मौके पर मैं गया था, मौके से घटनास्थल पर मृतक की मृत्यु लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई थी। बाद में पता चला कि कोई अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी है, जिससे उसकी विवेचना के बाद जांच की जाएगी। कल रात को सड़क हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? सर, कल रात को सड़क हादसा हुआ गांव टुंटिया खेड़ी से अपने गांव खजूरिया तक आ रहा था। उसी के गांव में किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके कारण उसका सर बिखर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा इस रोड के लिए कुछ ऐसी सिस्टम बनाया जाए ताकि वाहन थोड़ा धीमी गति से चले। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम लक्ष्मण सिंह पिता अमर सिंह गुजर, गांव खजूरिया। कहीं से आ रहा था ये मोटरसाइकिल से, बाइक से आ रहा था। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की स्वीकृति। प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे। तीसरी लहर की तैयारी, कहा विधायक गुर्जर ने। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में अपनी कार्य योजना को अंजाम देते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव व शहरी वार्डों में 2-2 सिलेंडर विधायक निधि से उपलब्ध कराने हेतु 400 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु राशि 35 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम विधायक निधि से 400 गैस सिलेंडर विद ऑक्सीजन किलोमीटर सहित उपलब्ध कराएंगे, जो 35 लाख रुपए की राशि इसे तो हमने स्वीकृत करी है। अभी हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से कई तत्काल ऑक्सीजन नहीं मिलने का कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं और कई मौत के शिकार भी हुए हैं।
तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने करीब 400 गैस सिलेंडर की स्वीकृति दी है, जो शहर के प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे 2-2 गैस सिलेंडर प्रथम चरण में, और प्रत्येक गांव में 2-2 गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। जिसे तत्काल गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तत्काल उनको उपलब्ध होगा, जिससे वो अस्पताल तक ले जा सकेंगे। यदि गंभीर नहीं है तो वो वहीं के वहीं करीब 400 बेड ऑक्सीजन बेड पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे, मतलब तो जहाँ ऐसा हमने करा है। दूसरा 55 लाख के 15 वेंटिलेटर आईसीयू बेड आगामी दिनों में कार्यरत होंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन बेड के बाद यदि मरीज गंभीर हो जाए तो उसको वेंटिलेटर आईसीयू बेड की आवश्यकता होती है। लगातार हमने कई लोगों को बाहर भी पहुँचाया, पर वहाँ पे बहुत उपलब्ध नहीं हो, तो हमने 15 आईसीयू बेड पहले 55 लाख रुपए की उससे हमने स्वीकृत किए हैं। 10 बेड बीमा हॉस्पिटल में और 5 बेड खाचू में 15 और 5 बेड हमारे सरकारी अस्पताल में पूर्व में हमने स्वीकृत कराया था लेंसेस के माध्यम से। वो सब करीब 20 बेड उपलब्ध रहेंगे और 70 बेड हमने बेडों की स्वीकृति हो दी है। 25 बेड को कोविड सेंटर बीमा अस्पताल में और 25 बेड खाचौद में और 10 चापाखेड़ा में, 10 उसमें मड़ावदाम, करीब 70 बेड की स्वीकृति। ये भी ऑक्सीजन बेड के रूप में कार्यरत होंगे, तो जिससे आने वाले समय में हम बड़ी एक चुनौती का सामना तीसरी लहर के रूप में कर सकते थे। जहाँ तक एक 8 लाख की हमने एक्सरे मशीन भी, डिजिटल एक्सरे मशीन की स्वीकृति दी है। बीमा अस्पताल में भी उसकी स्वीकृति नहीं है, तो उसकी भी हमने स्वीकृति दी है। दूसरी गंभीर बात की गई वेंटिलेटर युक्त हमारे कई एम्बुलेंस नहीं थी। यदि हम कोई गंभीर मरीज को हमें मेडिकल कॉलेज या इंदौर उज्जैन पहुंचाना तो हम पहुंचा नहीं पाते थे, इसलिए 35 लाख की स्वीकृति उसकी भी हमने दी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि क्षेत्र में हम इतनी सुरक्षा प्रणाली को इतनी मजबूत कर दें कि आने वाले समय में कोई भी हमारा क्षेत्र का नागरिक असमय काल मृत्यु से नहीं जाए, उसको उचित इलाज मिले। इसकी हम ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से हम करने जा रहे हैं और जो जो आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम करेंगे। पिछली जब कोरोना आया था तो हमने खूब पब्लिक के बीच में जाकर जनता की सेवा करी थी। 10 लाख रुपए उस समय भी हमने खर्च करे थे। ऑक्सीजन फ्लोमीटर उसकी हमने सैनिटाइज दवाइयाँ, एयर फ्लो मशीन आदि शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराई थी और लाख रुपए की राहत सामग्री हम इस बार उपस्थित नहीं थे, तो एक कोई भी दानदाता ने कुछ गरीब जनता के लिए कितना क्या करा मुझे पता नहीं। अब मैं तलाश करूंगा किन ने कितने हमारे गरीब लोगों के लिए कितनी सहायता करी। तो एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमसे कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई हम सब लोग मिलजुल कर लें। हमारा एकमात्र उद्देश्य हम सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना। हमको राजनीतिक रुख नहीं देना है। हमको यदि अपनी लाइन खींचना हो तो अपनी लाइन लंबी करना है। किसी की लाइन छोटी करके हम अपनी वो सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को उचित इलाज मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं। यह भी बीमा अस्पताल की बात है तो निश्चित रूप से मैं प्रथम कार्यकाल में बीमा अस्पताल की ओर हमने आश्वासन से इसके लिए स्टाफ भी स्वीकृत कराया था, फर्नीचर भी स्वीकृत कराया था। तो निश्चित रूप से आने वाले समय हम चाहते हैं यदि वहाँ पर जमीन पर्याप्त मात्रा में होगी तो शासकीय अस्पताल भी वहाँ शिफ्ट करने का और नई बिल्डिंग बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। विधायक जी, वर्तमान में सीटी स्कैन मशीन की अत्यंत आवश्यकता है, उसके लिए आप क्या करें? निश्चित रूप से हमने उद्योग से भी बात करी है, तो उनको भी अनुमति पड़ी थी। वो तैयार होते तो 25 लाख रुपये हम विधायक निधि से मिलाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, बीमा अस्पताल के डायरेक्टर को भी हमने पत्र लिखा, श्रम विभाग में पत्र लिखा है कि ये यहाँ पर उज्जैन के बाद नागदा दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर बड़ी आबादी है। आपका महत्वपूर्ण आलोट 20 सेंटर के रूप में पड़ता है। पहले जनसेवा हॉस्पिटल था, जनसेवा हॉस्पिटल की सीटी स्कैन की कितनी उपयोगिता सिद्ध हुई है मैंने अपने उसमें भी बताया था। तो सीटी स्कैन निश्चित रूप से लगना चाहिए, चाहे शासकीय रूप से लगे या CRS फंड के माध्यम से लगे। निश्चित रूप से सीटी स्कैन की हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं, यहाँ के उद्योगों से भी मांग करते हैं
यदि वो करते हैं तो 25,000 रुपये विधायक निधि से हम इसमें विधायक जी, तीसरी लहर आने वाली है और चूंकि ये बच्चों के लिए है तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से प्राइवेट रूप में तो दो प्राइवेट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर है, हम कोई डॉक्टर नहीं है कि हम उनको हम मार्गदर्शन करें। हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, उनको हमको आगे लेके आना पड़ेगा और हमको पीछे रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि नेता लोग आगे हैं और डॉक्टर लोग पीछे हैं, तो हमको उनको आगे फ्रंट पे लाकर इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करने की आज आवश्यकता है, उनके अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन में हमको खुद को नेता लोगों को भी चलना पड़ेगा, तो जब जाके हम व्यवस्था को सुधार पाएंगे। अभी हम उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अभी उनका मार्गदर्शन हमको आज आवश्यकता है कि वो किस प्रकार से गाइड करते हैं, उस हिसाब से हम उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी सुधार करें। विधायक ने बताया कि वर्तमान कोरोना लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन समय पर न मिलने के कारण कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए तथा कई लोगों की मृत्यु हो गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन न होने के कारण कई मरीजों को गंभीर स्थिति का सामना भी करना पड़ा। इसी को मद्देनजर रखते हुए विधायक निधि से प्रथम चरण में 400 गैस सिलेंडर विद ऑक्सीफ्लो मीटर सहित 35 लाख रुपए की राशि से क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे, जो ऑक्सीजन बेड के रूप में कार्य करेंगे। कोरोना की जो दूसरी लहर थी और एक बहुत बुरा समय हम सभी ने देखा, भगवान की कृपा से और आम जन की जागरूकता से, आत्मनिर्भरता से वो समय टलता अभी नजर आ रहा है। और जैसा कि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये अभी से इस बात के कयास लगाए रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर इससे ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी लहर के बारे में भी शासन को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर स्वास्थ्य समिति, जो हमारे देश की स्वास्थ्य समिति, सबने चेताया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों के हाथ में हमारे देश की बागडोर है, वो भले केंद्र सरकार के लोग हो या प्रदेश सरकार के, वो चुनाव खेलने में व्यस्त थे, चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। वो कैसे एन केन प्रकरण पूरे देश पर लोकतंत्र में तो चुनाव के सहारे कब्जा करने की नीयत से ऐसी जो गंभीर चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य समितियों द्वारा दी गई, उसको दरकिनार करते गए और जिसके कारण लाखों लोगों ने, लाखों देश के लोगों ने और नगर में सैकड़ों लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। हमने जो पहली लहर आई थी कोरोना की पिछले साल, विधायक जी ने पूरे आम जन के बीच में रहकर जो हर संभव मदद हो सकती थी वो की। दूसरी लहर में विधायक निधि से जो सहायता मेडिकल स्वास्थ्य उपकरणों की होना थी वो दिलवाई गई, सब कुछ किया गया। सत्ता पक्ष के लोग अभी जो पूरे कोरोना काल में 2 महीने का उनका जो रवैया रहा, जो उनका व्यवहार रहा, जो उनका चरित्र रहा, ऐसा लगता था कि विपक्ष की भूमिका में वो ज्यादा दिखाई दिया। एक तो विपक्ष में कि हर बात पर कि विधायक जी कहाँ है, विधायक जी कहाँ है, विधायक जी कहाँ, इस बात की उनको चिंता सताती रही। और दूसरा, छोटे मोटे हर काम में जाकर सिर्फ फीता काटना, अगरबत्ती और पूजा करना और फोटो खिंचवाने का काम उन लोगों ने करा, जबकि इतना संवेदनशील समय था जब सैकड़ों लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। ऐसे समय राजनीतिक परिपक्वता दिखाने की जरूरत सत्ता पक्ष के लोगों को थी, वो सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं दिखाई। एक दूसरे की छिछालीदारी में वो लोग व्यस्त रहे। अब तीसरी लहर का जो अंदेशा है उसको देखते हुए विधायक जी ने पुनः अपने विधायक निधि से ये 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, जो प्रत्येक वार्डों में, ये मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार कोई कर रहा होगा कि प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ियों में 2-2 सिलेंडरों की व्यवस्था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कितने परिजन हमारे चले गए,
ये इसका जो दुख है जिनके परिवार से गए उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता और हम लोग भी इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए जो दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन के कारण अपने परिजनों को खोया, शायद तीसरी लहर में हम सभी बचे रहे और ऑक्सीजन और इन सब की कमी नहीं रहे। मैं विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दूरदृष्टि सोची। इस लहर को देखते हुए मैं सत्ता पक्ष के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि राजनीति के लिए बहुत सारे समय आएंगे, बहुत सारे मंच आएंगे, बहुत सारे अखाड़े आएंगे। अभी नगर पालिका चुनाव अगर आपकी सरकार करा देगी, जब खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, मंच भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये महामारी जब हम हमारे परिजनों को खो रहे हैं, हमारे अपनों को खो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में राजनीतिक परिपक्वता दिखाइए, इंसानियत दिखाइए, मानवता दिखाइए और ये आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर मिलजुल कर सिर्फ एकजुट होकर इस महामारी को हराने का काम करें। स्वास्थ्य विभाग ने की अनोखी पहल की शुरुआत। वैक्सीनेशन कराने के बाद युवाओं को पौधों का वितरण किया गया। रेलवे कॉलोनी आलोट, तहसील आलोट शपथ पूर्व घोषणा करता हूं कि आज दिनांक 4/6/2021 को मेरे द्वारा शासकीय महाविद्यालय आलोट में कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण कार्य कराया गया। साथ में मैं यह भी शपथ लेता हूं कि यहां से जाने के बाद मैं अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन्हें टीकाकरण हेतु समझाइश दूंगा तथा टीका करवाने हेतु प्रेरित करूँगा। बहुत बहुत आलोट नगर के शासकीय महाविद्यालय टीका केंद्र पर 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेशन कराने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पौधे उपहार में दिए जा रहे हैं ताकि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। इस अवसर पर वैक्सीन लगवाने आए युवाओं को जन अभियान परिषद के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीन के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करने व पर्यावरण को शुद्ध करने और वृक्षारोपण करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह आंजना, कोविड-19 के टीकाकरण प्रभारी अनिल चोपड़ा व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल कादिर, प्रशांत जोशी, जन अभियान परिषद के शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत परेशानी आई है वो आई है ऑक्सीजन की। तो एक छोटी सी पहल की गई है कि हमने जो युवा यहाँ आए थे, कुछ लोगों को हमने पौधा वितरण किया है और सभी लोगों से हमने गुजारिश की है जो 18+ वाले यहाँ युवा आए थे कि आप पौधा रोपण करिए अपने घर पे। और सभी लोगों से यही हमने विनती भी की है कि अपने घरों के जो भी 45 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनको भी टीका लगवाएं आप, और अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों सभी को आप वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। एक सामान्य आंकड़े के अनुसार 18+ वाले कितने युवा वर्ग को वैक्सीन लगभग 1100 से ऊपर हमने वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। सर बताना चाहेंगे किस मकसद को लेकर आज यहाँ कॉलेज के अंदर कार्यक्रम रखा गया? वैक्सीनेशन और 18 से 45 साल के बच्चों के बीच, साथ में वृक्षारोपण की इम्पोर्टेंस उनको बताना था। जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन कराया 18 साल से ऊपर का, उनको हमने पेड़ दिया कि पेड़ की भी सुरक्षा करें ताकि जो ऑक्सीजन की कमी इस बार हमने झेली है और पर्यावरण के महत्व को हमने समझा है इस कोरोना के द्वारा, तो उसको हम साकार कर सकें। सभी से हमने अनुरोध किया है कि ये पौधे लगाएं और लिखें उस पौधे की, उसकी सेवा करें, उसमें लिखें कि ये कोरोना काल का पौधा है, मैंने इसको लगाया है, ताकि जीवन में याद रहेगा जब तक वो रहेंगे कि कोरोना कोई वायरस आया था, उसने हमको पर्यावरण की समझ दी थी। सर ऑनलाइन पंजीयन का जो चल रहा है कि ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है और कहीं न कहीं ऐसा मामला भी सामने आ रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर पंजीयन करा सकते हैं, दोनों में जो भ्रांति आ रही है इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? एक और तो ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा, दूसरी ओर मतलब आधार कार्ड से वहीं के वहीं अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर पंजीयन किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कर नहीं पाते थे और नेट का अभाव था, तो रतलाम जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी गई है कि आप सेंटर पे जाइए और वहीं पर अपना पंजीयन कराइए, अपना वैक्सीनेशन कराइए। तो सर यहाँ शहरी क्षेत्र में वो सुविधा नहीं है? सर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं वो पंजीयन नहीं करवाते, तो उनको देखते हुए ये किया गया कि यहाँ आइए, लाइन पे लगिए, पंजीयन कराइए और फिर वैक्सीन कराइए।